Hi everyone, my name is Yamini Chukral and I am your biology mentor for classes 11th and 12th at Adda 24/7 School. So आज हम लोग चैप्टर 9 स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इन वन शॉट कंप्लीट करने जा रहे हैं. तो देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में एक ग्लिम्स में. अगर इसके जो डिटेल्ड सब टॉपिक्स हैं आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ. सो इसमें सबसे पहला हमारा आता है एनिमल हस्बेंड्री. सो स्ट्रैटेजीज जिससे कि हम लोग फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, सबसे पहला उसमें हमारा रोल पे होता है एनिमल हस्बेंड्री का. सो इट इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक. वो प्रैक्टिस जिसमें हम लोग लाइफ स्टॉक को ब्रीड करते हैं और रेज करते हैं फॉर आवर ओन ह्यूमन बेनिफिट, उसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. इट डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक लाइक द बफलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेज, कैटल, शीप, कैमल, गोट एक्सेट्रा. ये सारे के सारे जो है ह्यूमंस के लिए यूजफुल होते हैं, तभी इनको हम लोग इनकी केयरिंग करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करते हैं और इनको रेज करते हैं. सो इट इंक्लूड्स द पोल्ट्री फार्मिंग एज वेल. इट इंक्लूड्स द फिशरीज दे इंक्लूड द rearing, catching, selling, etc. of the fishes and crustaceans. So more than 90% of the livestock population of the livestock live in India and the China. Most of the livestock it lives in India and China. You can see it here. 70% of the livestock it lives in India and China. तो animal husbandry क्या होता है? It is basically the breeding and the raising of the livestock for the human purposes. इसके बाद में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है आफ्टर वी स्टार्ट ऑफ विद एनिमल हस्बेंड्री, जो फर्स्ट टाइप है उसका वो है फार्म एंड फार्म एनिमल्स, विच इज डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग. ठीक है. सो अ प्रोफेशनल अप्रोच टू व्हाट हैव बीन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ द फार्म मैनेजमेंट. इट गिव्स अ बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन. तो सबसे पहला आता है हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर इट्स मिल्क एंड इट्स मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग क्यों लेते हैं? फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? हम वो प्रोसेसेस और वो सिस्टम्स के साथ डील करते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं यील्ड को और इंप्रूव करते हैं द क्वालिटी ऑफ मिल्क. क्या करते हैं? इट इज बेसिकली द इंप्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स. मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की जब हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करते हैं उसको हम लोग डेयरी फार्म मैनेजमेंट बोलते हैं. सो सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, क्या प्रोसेस रहता है? सबसे पहले हमने जो है गुड ब्रीड्स का सिलेक्शन करना है जिनके अंदर हाई यील्डिंग पोटेंशियल है, मतलब ज्यादा दूध देती हैं, है ना. क्योंकि अगर ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होगी तो ही तो हम लोग फार्म रन कर सकते हैं, है ना. अगर नॉर्मलाइज मिल्क होगा तो हम लोग फार्म रन नहीं कर सकते. तो गुड यील्डिंग पोटेंशियल होनी चाहिए, तो वो हमारी गुड ब्रीड दिखाते हैं, कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीजेस से रेजिस्टेंस होनी चाहिए, नहीं तो वो हर दूसरा दिन बीमार होगी. सो केटल दे हैव टू बी हाउस्ड वेल, दे शुड हैव प्रॉपर वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री. तो कैटल्स क्या होती है? उनको हम लोगों ने जो है अच्छे से पालना होता है, वहां पे प्रॉपर वाटर हो, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द डिजीज फ्री कंटामिनेटेड फ्री एनवायरमेंट. So the feeding of cattle, it should be carried out in a scientific manner. Quality and the quantity of the fodder should be decided. ये नहीं है कि जितना खा रही है खाती जाए और क्वालिटी के साथ हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें कि जोन सा फॉडर हमें सस्ता पड़ रहा है हम वो फॉडर दे रहे हैं. नहीं, हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. जो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही खिलाओ जितना उसको सही लगता है, और क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर हम लोग उसके फॉडर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो अल्टीमेटली द कैटल will also compromise with the milk quality. So strict cleanliness and hygiene, they are important while milking, storage and the transportation. तो पहले मिल्क करते टाइम जो है क्लीनिनेस और हाइजीन का ध्यान रखना होता है, देन स्टोरेज के टाइम पे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसपोर्ट के टाइम पे. वैसे तो मिल्किंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक का जो पूरा सफ़र होता है उस पूरे टाइम में ही जो है क्लीनिनेस और हाइजीनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, अनकंटामिनेटेड एनवायरनमेंट. ठीक है, तभी तो डिजीज फ्री कंडीशंस रहेंगी. उसके बाद हमारी आती है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स. बर्ड्स क्यों? फॉर द एग्स, यूज्ड फॉर एग्स, या फिर हम तो बर्ड्स को मार के भी खा जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चिकन, है ना. सो
It includes chicken, ducks and with turkey and geese. So important components क्या क्या होते हैं पोल्ट्री फार्म के? वही होते हैं selection of disease free and suitable breeds. Second, proper and safe farm condition. Third, proper feed and water. हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ये वाले पॉइंट्स जो है ना, ये हम चाहे एनिमल हस्बेंड्री करें चाहे प्लांट हस्बेंड्री करें, प्लांट टिश्यू कल्चर करें, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत ज़रूरी होती है, जिसके अंदर हम लोग कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट हो, डिजीज़ फ्री वैरायटी हो, हाई यील्डिंग वैरायटी हो और प्रॉपर एंड सेफ हो हमारी कंडीशंस, है ना, प्रॉपर फीडिंग एंड वाटर हो। तो ये कंडीशंस तो हमारी सेम ही रहती है जब भी हम किसी की मैनेजमेंट करते हैं, चाहे हम किसी को पाल रहे हैं या फिर हम किसी को ब्रीडिंग या फिर रेज कर रहे हैं, तो ये वाली कंडीशंस हमारी हमेशा सेम रहेंगी, ठीक है। सो पोल्ट्री फार्म के अंदर क्या होता है, हम लोग बर्ड्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे चिकन होता है, डक्स होता है, गीज होता है, टर्की होता है, ये सारे के सारे हम लोग वैसे भी कंज्यूम करते हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं हमारे एग्स, उनको भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। इसके बाद में हमारा आता है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग क्या एम करता है, इट एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड्स ऑफ द एनिमल्स। एनिमल ब्रीडिंग इट एम्स एट द इंक्रीजिंग द यील्ड्स ऑफ द एनिमल्स एंड इट इम्प्रूव्स द डिजायरेबल क्वालिटीज। तो एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, बेसिकली एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाना, है ना, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाना। टू, उसका मेन मोटिव क्या रहता है, इट इम्प्रूव्स द डिजायरेबल क्वालिटीज, और जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ाता है। सो अ ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल विच इज रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट द कैरेक्टर्स। तो जब हम लोग ब्रीड की बात करते हैं तो ब्रीड एक क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि एक सिमिलर डिसेंट से आए होते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स में सिमिलर होते हैं, लाइक द जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज, कॉन्फिगरेशन एक्सेट्रा। सो दो टाइप की ब्रीडिंग होती है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, मतलब उनका सेम एंसेस्टर रहता है, और आउट ब्रीडिंग होती है क्रॉसेस बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स, दो डिफरेंट ब्रीड्स की क्रॉसिंग। सो इन ब्रीडिंग क्या होता है, मेटिंग ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। और वहीं जब हम आउट ब्रीडिंग की बात करते हैं, इट इज द ब्रीडिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल्स और ऑफ द सेम ब्रीड, पर 4 to 5 जनरेशन तक उनका एंसेस्टर सेम नहीं होना चाहिए। सो इन ब्रीडिंग में क्या होता है, द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। आउट ब्रीडिंग के अंदर सेलेक्टेड ब्रीड हैज नो कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम लास्ट 4 to 6 जनरेशंस। इन ब्रीडिंग मेटिंग इज बिटवीन द सेम स्पीशीज, पर आउट ब्रीडिंग के अंदर मेटिंग इज बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज। अब आप मेरे को बताओगे कि दोनों में से कौन सा जो प्रोसीजर होता है वो बेटर होता है, इन ब्रीडिंग या फिर आउट ब्रीडिंग। देखो, इन ब्रीडिंग जो होता है डिसएडवांटेजेस इसलिए होता है क्योंकि अगर जो ब्रीड के अंदर हमारी डिजीज चल रही है, आगे ही ब्रीड के अंदर मेटिंग होगी, तो वो डिजीज जो अगर हमारी रिसेसिव फॉर्म में होगी वो डोमिनेंट फॉर्म में आ जाएगी। पर वहीं आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, हमें वैरायटी मिलती है, डिजीज फ्री हो जाते हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर फॉर द आउट ब्रीडिंग, क्योंकि वो वेरिएशंस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो जाती है। तो ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग बिटवीन द सेम ब्रीड्स, आउट ब्रीडिंग बिटवीन द डिफरेंट ब्रीड्स। आउट ब्रीडिंग के 3 मेन टाइप्स होते हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है, बिटवीन 2 स्पीशीज, 2 स्पीशीज के बीच में। क्रॉस ब्रीडिंग होता है बिटवीन 2 ब्रीड्स। आउट क्रॉसिंग होता है बिटवीन द सेम ब्रीड, पर 4 to 6 जनरेशन तक वो रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम लोग। So outbreeding, it is the breeding of unrelated animals which may be between the same breed individuals, but no common ancestor for 4 to 6 generation. Between the different breeds, crossbreeding, and between the different species, that is interspecific hybridization. Inter का मतलब क्या होता है, between 2 specific species. तो जब भी हमें इंटर और इंट्रा आता है, इंटर और इंट्रा आता है, इंट्रा आता है विदिन, ठीक है, और इंटर होता है बिटवीन। तो ये 2 वर्ड्स का मीनिंग हमेशा हमने ध्यान रखना है। बायोलॉजी के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स है जो हर टर्म के आगे ये लगती है प्रीफिक्स की तरह। सो आउट क्रॉसिंग क्या होता है, बेसिकली आउट क्रॉसिंग इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर लास्ट 4 to 6 जनरेशन। सो द ऑफस्प्रिंग्स दे आर नोन एज द आउट क्रॉस। सो जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, आउट क्रॉस। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड दे आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ द अनदर ब्रीड, ठीक है।
superior male, they are mated with the superior female of the another breed. So cross breeding allows the desirable qualities of the two breeds to be combined. देन हमारा आता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. जब हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, सो द मेल एंड फीमेल ऑफ एनी टू डिफरेंट स्पीशीज दे आर मेटेड. द प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल म्यूल. म्यूल किसके बीच में होता है? डोंकी, हॉर्स. क्या गिव राइज किया उसने? म्यूल. इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से दो डिफरेंट स्पीशीज से. पर क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? दो डिफरेंट ब्रीड्स. जैसे कि अगर हम डॉग्स की दो डिफरेंट ब्रीड ले ले, एक हमने ले ली क्या? एक हमने ले ली जर्मन शेफर्ड और एक हमने ले ली क्या? पिटबुल. और इनका हमने क्रॉस करवा दिया. तो ये बिटवीन द टू डिफरेंट ब्रीड्स. स्पीशीज सेम है, दैट इज डॉग, पर ब्रीड्स डिफरेंट है. पर इंटरस्पेसिफिक के अंदर स्पीशीज ही डिफरेंट है, डोंकी एंड हॉर्स. ठीक है. सो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स दे आर कैरिड आउट यूजिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अगर हम लोग ये नहीं कर पाते हैं तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है? द सीमेन इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चोजन एज अ पेरेंट, और उसको जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. सो वो क्या होते हैं? हमारे कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट. जब हमने ब्रीडिंग करवानी होती है पर वो नॉर्मल तरीके से ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेते हैं कि जो मेल हमें पसंद है, जिस वैरायटी का मेल हमें पसंद है, हम उसका सीमेन लेके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल जो कि हमारी डिजायरेबल है उसके ट्रैक्ट में इंसर्ट कर देते हैं. उसके बाद में हमारी एक टर्म आती है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET, एंड इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेट हमने कर लिया, पर उसको सक्सेसफुल भी तो होना पड़ेगा. उसको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, है ना, कि अगर हमने इंसेमिनेट किया है तो आगे वो रिप्रोड्यूस करे. तो उसके सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए आता है हमारा मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. So in this method a cow it is administered hormone which is FSH, जिससे कि follicular maturation होती है और super ovulate करने लग जाती है. Instead of one egg वो बहुत सारे eggs जो है 6 to 8 eggs produce करेगी, और fertilized eggs जो होंगे वो हमारे 8 to 32 cell stage में they are recovered non-surgically and they are transferred to the surrogate mother. So the genetic mother it is available for another round of super ovulation. तो इसमें क्या होता है कि हमने जैसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? उस काऊ को FSH हार्मोन दे देंगे. उससे क्या होगा? फॉलिकुलर मैच्योरिटी होगी. जहां वो एक एग बनाती है महीने का, वो 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस करेगी. 6 to 8 एग्स प्रोड्यूस करेगी तो 8 to 32 सेल स्टेज के अंदर उसे निकाल के हम लोग सरोगेसी करवा देंगे, और फिर उसी काऊ के अंदर हम लोग दोबारा से जो है मल्टीपल ओव्यूलेशन करवाएंगे. एंड दिस इज नोन एज सुपर ओव्यूलेशन. मतलब बहुत ज़्यादा एग्स जो है हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं फ्रॉम अ सिंगल मदर बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट हमारा आता है क्या? हमारा आता है बी कीपिंग. बी कीपिंग में क्या होता है? इट इज एपिकल्चर एंड इट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ द हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी. हम बी हाइव्स को मेंटेन करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, बिकॉज हनी इज अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड इट ऑल्सो फाइंड्स यूज इन द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ द मेडिसिन. मेडिसिन के अंदर भी जो है इसके मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं, और ये हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू से भी आगे होती है. मेडिसिनल यूजेस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जो है इसकी ज़्यादा होती है. सो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस बीज वैक्स. सो द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बीज इट इज एपिस इंडिका. सो द फॉलोइंग प्लांट्स पॉइंट्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग. अब हमें एपिकल्चर पता चल गया, दैट इज बी कीपिंग, दैट इज अ मेंटेनेंस एंड द रेजिंग ऑफ द बीज, हनी बीज फॉर their products such as the beeswax and the honey. हनी क्या होता है? हमारे हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है और उसके मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं. ठीक है. सो जब हम लोग बी कीपिंग कर रहे हैं, हमें ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं. सबसे पहला नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द बीज. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बीज का नेचर कैसा है, उनके हैबिट और हैबिटेट क्या होता है, तभी जो है हम लोग उनको रेयर कर पाएंगे. देन सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, क्योंकि कहीं भी हम लोग नहीं लगा सकते, हमें जो है एक लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम लोग बी हाइव लगाएंगे. देन कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स, कैच करना पड़ेगा और हाइव करना पड़ेगा उन स्वॉर्म्स को अगर हम लोग उन्हें पालना चाहते हैं तो.
देन मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट सीजन के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमें जो है उनकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। हैंडलिंग एंड द कलेक्शन ऑफ द हनी एंड द बीज वैक्स, सीजनली या ओकेजनली जो है हमें ये जो है बार बार ही हनी कलेक्ट करना पड़ेगा, बीज वैक्स कलेक्ट करनी पड़ेगी, हैंडल करना पड़ेगा और कलेक्शन करनी पड़ेगी। Then keeping the beehives in crop fields during flowering period, it increases the pollination efficiency. अगर हम flowering season के अंदर crop fields के अंदर अपनी beehives लगाएंगे, so it increases the pollination efficiency और yield को increase करता है, क्योंकि bees जो है फिर nectar इकट्ठा करके लाएंगी और honey produce करेंगी, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है फिशरीज। फिशरीज के अंदर क्या होता है, इट इज़ एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ द फिश। हम फिश को कैच करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और उसको सेल करेंगे, तो वो हमारी फिशरीज इंडस्ट्री होती है। फिशेस के अलावा इसके अंदर सेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक द क्रस्टेशियंस, इनको भी हम लोग करते हैं रियर। So freshwater fishes which are very common, they include the katla, rohu and common carp। और common marine fishes कौन कौन सी होती है हमारी, हिल्सा, sardines, mackerel and pomfrets। तो ये सारी की सारी हमारी फ्रेश वाटर और मरीन फिशेस के एग्जाम्पल है। फिशरीज क्या होती है, दे आर डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और द सेलिंग ऑफ द फिश, शेल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। So different techniques they have been applied to increase the production like the aquaculture and the pisciculture। तो aquaculture और pisciculture में हमने different techniques को employ किया है to increase the rearing of the fishes। उनके जो processing है, उनको पालना और उनको बेचने के process को हम लोग ज़्यादा बढ़ाएं। तो blue revolution क्या करता है, basically it is implemented to increase the fish production। blue revolution जैसे कि हमारा green revolution आया था, वैसे ही हमारा blue revolution है, because the seas they are blue, the water bodies they are blue, तभी जो है इसको ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं। एंड इट एम्स एट इंक्रीजिंग द फिश प्रोडक्शन। सो एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर के अंदर क्या डिफरेंस है, एक बार देख लेते हैं। एक्वाकल्चर इट इज द प्रोसेस बाय विच कमर्शियली वैल्यूएबल फ्लोरा एंड फौना दे आर ब्रेड, कमर्शियली वैल्यूएबल, ठीक है। सो पिसिकल्चर क्या होता है, कल्चरिंग ऑफ फिश इन टैंक्स और एंक्लोजर्स टू ऑब्टेन फिश प्रोडक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। इसमें जो है हमने एक्वाकल्चर के अंदर सिर्फ जो कमर्शियली जो वैल्यूएबल हमारे फ्लोरा और फौना है एक्वेटिक, उनको रियर किया है और हार्वेस्ट किया है इन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। पर पिसिकल्चर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, फिश को कल्चर करते हैं इन टैंक्स और पॉन्ड्स और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं फिश प्रोडक्ट्स को एज फूड सोर्स यूज करते हैं। So aquaculture produce both commercially valuable flora and fauna। Pisciculture के अंदर only produces fish and fish related products। Aquaculture के अंदर दोनों आएंगे, aquatic plants and aquatic animals, पर pisciculture के अंदर सिर्फ fishes आएंगी। Aquaculture के अंदर क्या क्या products होते हैं, fishes, crustaceans, mollusks and aquatic plants। वहीं pisciculture के अंदर fish species होती है जो कि हमारी fresh water and the marine fishes। Aquaculture के क्या क्यों यूज होते हैं, commercially valuable flora and fauna, न्यूट्रिएंट बिल्डअप में हेल्प करते हैं, डिक्रीजिंग द चांसेस ऑफ द डिजीज आउटब्रेक्स इन द aquatic environment, it prevents the escape of innovative species, ठीक है, and increasing the quality of the final product। वहीं pisciculture का क्या uses है, production of fish species as the food source, production of related products as fish proteins, ठीक है, so reduction in over exploitation of the fishes। तो ये हमारे basic difference है between the aquaculture and the pisciculture। तो अगली बारी कोई आपको बोले कि aquaculture it is same as pisciculture, तो आपने उसको correct कर देना है कि नहीं, दोनों की अलग अलग strategies होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आफ्टर एनिमल ब्रीडिंग, इट इज द प्लांट ब्रीडिंग। इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज। जैसे एनिमल ब्रीडिंग के अंदर हम लोग एनिमल की मैनिपुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग प्लांट स्पीशीज की मैनिपुलेशन करेंगे टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट स्पीशीज, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स, दोज आर बेटर सूटेड फॉर द कल्टिवेशन, they give better yields and are disease resistant। तो हम क्यों जो है प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, फॉर द फॉलोइंग रीजन, कि बेटर सूटेड फॉर कल्टिवेशन होने चाहिए प्लांट्स, बेटर यील्ड देना चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंट हो। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर लाइन्स विच इज फॉलोड बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस द प्लांट्स विद द डिजायरेबल ट्रेट्स ऑफ द हायर यील्ड, न्यूट्रिशन एंड द रेजिस्टेंट टू द डिजीज। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ऑफ द प्योर लाइन्स, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं कि इस प्लांट के अंदर हमारे डिजायरेबल प्रोडक्ट्स है, तो उसी को हम लोग जो है आगे ऑफस्प्रिंग्स बनवाएं।
Main steps in the plant breeding, they are first collection of the variability. It is the collection and the preservation of all the different wild varieties. So collection of variability, जितने भी wild varieties मौजूद हैं हम लोग collect करेंगे और preserve करेंगे. Species and relatives of the cultivated species. The entire collection having all the different alleles of the gene of a given crop, they are germplasm correction. जितने भी plant species हैं उनके genes की alleles को इकट्ठा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? germplasm collection. तो फर्स्ट हमारा हो गया कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी. सेकंड है हमारा इवैल्यूएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. वेरिएबल हमने करेक्ट कर ली, उसके बाद में हमने देखना है कि कौन से प्लांट्स जो है हमारे एज पेरेंट सूटेबल रहेंगे. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स विद द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स. ठीक है, डिजायरेबल जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए हम उन प्लांट्स के अंदर देखेंगे और फिर उन्हें सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, सो द सेलेक्टेड प्लांट्स दे आर मल्टीप्लाइड एंड यूज इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. उनको हम लोग हाइब्रिडाइज कराएंगे. सी है जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हमारा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन विच इज अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, जिसकी वजह से हम लोग डिजायर्ड क्रॉप प्रोडक्ट्स जो है ऑब्टेन कर पाए. फॉर एग्जांपल हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट में नीड टू बी कंबाइंड विद द डिजायर्ड डिजीज रेजिस्टेंट फ्रॉम द अनदर पेरेंट. और उससे क्या होगा, जब हम उन दोनों का क्रॉस हाइब्रिडाइज कराएंगे तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसके अंदर हाई प्रोटीन क्वालिटी भी होगी और उसके साथ में डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा. ठीक है, सो द hybrids that genetically combine the desired characters in one parent, in one plant. एक plant के अंदर जो है वो दोनों parents के characters, जो भी superior characters उनको combine करके आगे represent करता है. फिर आता है हमारा सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस. अब हमने हाइब्रिडाइज करवा दिया, हमारे हाइब्रिड्स आ गए, उसके बाद में हमने सिलेक्शन करना है और टेस्टिंग करना है ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस. सो द सिलेक्शन प्रोसेस इट इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी. तो बेसिकली हम लोग प्रोजेनी की साइंटिफिक इवैल्यूएशन करते हैं और इस स्टेप में क्या होता है, इट यील्ड्स प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ द पेरेंट्स. जो दोनों पेरेंट्स से आगे होंगे वही प्लांट्स को हम लोग चूज करेंगे. देन लास्ट स्टेप आता है हमारा टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन. कोई भी चीज बनती है तो उसका कमर्शियलाइजेशन बहुत जरूरी होता है विच इज द मार्केटिंग. मार्केटिंग जरूरी होता है. तो हमने जब सेलेक्ट कर ली अपनी सुपीरियर वैरायटी, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, तो उसके बाद में टेस्टिंग करेंगे उसको रिलीज करेंगे और कमर्शियलाइज करेंगे. सो द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स दे आर इवैल्यूएटेड फॉर देयर यील्ड्स एंड अदर ergonomic traits of quality, disease resistance, etc. ठीक है, फिर हमारा आता है वीट एंड राइस. सो द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस दे इंक्रीज बिटवीन द 1960 टू 2000 ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द सेमी डॉफ वैरायटीज. तो ऐसे ही जो है हमने इसके अंदर सेमी डॉफ वैरायटीज को इंट्रोड्यूस किया था जिसके वजह से हमारी वीट और राइस की प्रोडक्शन बढ़ गई थी. सो इन 1963 सेवरल वैरायटीज सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना दे वर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट. दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द wheat growing fields. So semi-DOF varieties, they were derived from IR8 and Taichung native 1 were introduced in 1966 and they were better yielding and semi-DOF varieties. So later better yielding semi-DOF varieties like Jaya and Ratna of rice they were developed in India और उनको जो है rice fields के अंदर फिर introduce किया गया था. Sugarcane, Saccharum barberry and Saccharum officinum they were crossed और उनसे जो है हमें डिजायर्ड क्वालिटीज मिली ऑफ द हाई यील्ड, थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट, एबिलिटी टू ग्रो इन द शुगर केन एरियाज ऑफ द नॉर्थ इंडिया. ठीक है, तो शुगर केन के अंदर हमारी कौन सी वैरायटीज क्रॉस की गई थी, सैकरम बारबरी एंड सैकरम ऑफिशिनरम, और उसके बाद में उनको ग्रो किया गया था. फिर आते हैं हमारे मिलेट्स, हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा. दे आर डेवलप्ड इन इंडिया एंड दीज वैरायटीज दे आर हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस. मतलब ड्रॉट्स के रेजिस्टेंट है, ड्रॉट्स के रेजिस्टेंट है. क्लियर यहाँ तक? देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट. अब डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग कैसे डेवलप करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए प्लांट, हाई यील्ड होनी चाहिए, तो कैसे हमारी वो डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होती है. सो सेवरल फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस दे अफेक्ट द यील्ड एंड द क्वालिटी. टू मिनिमाइज द लॉस डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज दे आर डेवलप्ड. कि ये जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनका जो डिजीज, इनका जो वो है,
ये जो अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, उसकी प्लांट्स को मिनिमाइज, उनकी जो अफेक्ट है प्लांट्स के ऊपर उसको मिनिमाइज करने के लिए डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज दे वर डेवलप्ड. सो ब्रीडिंग इट इज कैरिड आउट बाय कन्वेंशनल मेथड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग. सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द जीनोम करेंगे विद द डिजीज रेजिस्टेंट ट्रेट्स, देन मेटिंग करेंगे ऑफ द सेलेक्टेड पेरेंट्स, देन सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर हाइब्रिड्स, फिर टेस्टिंग ऑफ द हाइब्रिड ऑफ द सुपीरियर वैरायटी एंड लास्टली रिलीज कर देंगे विच इज द कमर्शलाइजेशन ऑफ द सुपीरियर वैरायटी. कमर्शलाइजेशन वीट की वैरायटी है हिमगिरी विच इज रेजिस्टेंट टू द डिजीज ऑफ लीफ एंड स्टेप रस्ट. ब्रासिका इट इज अ वैरायटी, ब्रासिका की वैरायटी है पूसा स्वर्णियम विच इज रेजिस्टेंट टू द डिजीज वाइट रस्ट. वहीं कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पूषा शुभ्रा एंड पूषा स्नोबॉल K1 विच इज रेजिस्टेंट टू ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट. काओपी की वैरायटी है पूसा कोमल विच इज रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट. चिली की है पूसा सदाबहार विच इज रेजिस्टेंट टू चिली मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड द लीफ कर्ल. तो ये सारी वैरायटीज जो हैं हमारी डिजीज रेजिस्टेंट है. So it is a process by which the genetic variation they are created through changes in the base sequence. अब disease resistant हम लोग कैसे बनाते हैं वैरायटी को? हम लोग बेस सीक्वेंस के जो सीक्वेंसेस हैं उनको ऑल्टर करते हैं, उनके अंदर चेंजेस लाते हैं और जीन्स के अंदर क्या होता है, बाय जीन्स के अंदर जो है एक नया कैरेक्टर क्रिएट होता है विच इज़ नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप. So it is done by using the mutants like the chemicals or the radiations. जो chemicals और radiations है उनके थ्रू हम लोग बेस सीक्वेंस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं ऑफ द जीनोम एंड दिस प्रोसेस इट इज नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग. तो इसका एग्जाम्पल है हमारा मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू, दे आर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन. म्यूटेशंस हमारे बेस सीक्वेंसेस जो जीनोम के अंदर होते हैं उसके अंदर चेंजेस लाके क्या करती है, इट कॉजेज डिजीज रेजिस्टेंट. एग्जाम्पल मूंग बीन इट इज रेजिस्टेंट टू द येलो मोज़ाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू. सो रेजिस्टेंस टू द येलो मोज़ाइक वायरस इन भिंडी, भिंडी के अंदर भी जो है रेजिस्टेंस होती है येलो मोज़ाइक वायरस के लिए. और इसमें क्या हुआ था, एबेलमोस्टस एस्क्यूलेंटस, इट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीशीज एंड रिजल्टेड इन अ न्यू वैरायटी ऑफ ए एस्क्यूलेंटस कॉल्ड दी परभानी क्रांति. परभानी क्रांति नाम था ये भिंडी का जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है. सो क्रॉप प्लांट एंड द क्रॉप प्रोडक्ट्स दे आर डिस्ट्रक्टेड बाय द इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस का हम बता रहे हैं. सो दे आर डिस्ट्रक्टेड बाय द इंसेक्ट्स एंड द पेस्ट. उसी के लिए हम लोग जो है केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं वो डालते हैं ऑन लार्ज अमाउंट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द न्यू वैरायटीज. रेजिस्टेंस टू देम दे आर डेवलप्ड. तो स्टेप्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वही सेम स्टेप्स रहेंगे. सिलेक्शन ऑफ जीनोम विद इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, इंसेक्ट या फिर डिजीज रेजिस्टेंट सेम स्टेप रहेगा. मेटिंग ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर हाइब्रिड्स, उसके बाद में टेस्टिंग करेंगे और रिलीज करेंगे न्यू वैरायटी को. अब ब्रासिका का जो है पूसा गौरव इट इज रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट एफिड्स. फ्लैट बीन का वैरायटी पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3 दे आर रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट पेट्स, एफिड्स, फ्रूट बोरर, जेसिड्स. ओखरा भिंडी the variety Pusa savani and Pusa A4 they are resistant to the insect shoot and the food borer. So plant breeding for improved food variety. So more than 840 million people in the world they do not have adequate food to meet their daily requirements. So a far greater number 3 billion people they suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiencies or hidden hunger because they cannot afford to buy fruits, vegetables, legume, fish, meat. So the diets lacking the essential micronutrients, particularly vitamin A, iodine and zinc, they increase the risk for the diseases. Lifespan को reduce करता है और reduce करता है mental abilities को. So biofortification. So breeding crops with higher levels of vitamins and minerals or protein and healthier fats, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन. हम बोलते हैं ना बायोफोर्टिफाइड फूड है, मतलब जो क्रॉप्स है उनको ब्रीड कराया गया है विद हाई विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो उनके अंदर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी ज़्यादा है. सो ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज दे हैव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग. क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी ज़्यादा हो जाता है, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, वाइटामिन कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड द मिनरल कंटेंट. एटलस 66
which is having a high protein content, it has been used as a donor for improving the cultivated crops. So Indian Agriculture Research Institute, New Delhi, it has released many varieties of vegetables which are rich in vitamins and minerals like vitamin A enriched carrot, spinach and pumpkin, and vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard, iron and calcium enriched spinach and bathua, or protein enriched beans, broad labab, फ्रेंच एंड गार्डन पीस. तो IARI विच इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है मेनी इम्प्रूव्ड वैरायटीज दे हैव डेवलप्ड. फिर आता है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन. इट इज द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन. माइक्रोब्स विच आर ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, दे आर अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन. सो माइक्रोब्स लाइक द स्पाइरुलिना, they can be grown easily on the wastewater from the potato processing plant, ठीक है, having starch, molasses, animal manure and even sewage to produce large quantities, and they can serve as a food full of minerals, proteins, fats, carbohydrates and minerals. Methylophilus methylotropous, they have high rate of biomass production and it can be produced like 25 tons of proteins they are produced from 250 gram of the microorganism Methylophilus methylotropous. Then हमारा आता है tissue culture. The capacity of generation of the whole plant from a single cell or a explant, it is known as totipotency. So thousands of plants, they can be produced from the explants by short intervals of time using suitable nutrient medium, aseptic conditions and the phytohormones. So this method of producing thousands of plants from a single explant or a cell, it is known as the micropropagation. The property it is known as totipotency, but ये method जो होता है कि जिससे हम लोग एक single part of the plant, that is the explant, उससे हम लोग पूरा plant grow करते हैं, उस method को हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं. सो ईच ऑफ दीज प्लांट्स दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि वो एक ही प्लांट के पार्ट से जनरेट हुए हैं विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दे आर नोन एज दी सोमा क्लोन्स. एंड मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल, दे आर ग्रोन दिस वे ओनली. मेरिस्टेम कल्चर. सो द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स, दिस कैन बी डन बाय मेरिस्टेम कल्चर. जब एक प्लांट को डिजीज एनकाउंटर होता है ना, जो उसके मेरिस्टेम्स होते हैं, दे रिमेन डिजीज फ्री बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू दी वायरस अटैक. तो अगर हम एक डिजीज प्लांट के अंदर से मेरिस्टेम उठा के और नया प्लांट ग्रो करें, तो वी कैन से दैट एक डिजीज प्लांट से हम लोग हेल्दी प्लांट रिकवर कर सकते हैं. सो ऑल्दो द प्लांट इट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, द मेरिस्टेम, एपिकल एंड एक्सिलरी, इट इज फ्री फ्रॉम द वायरस. सो वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स. लास्ट हमारा टॉपिक आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, विच इन्वॉल्व्स आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल्स फ्रॉम द प्लांट्स. एंड जब हम सेल्स की सेल वॉल डाइजेस्ट करके उनके साइटोप्लाज्म को फ्यूज करवाते हैं टू प्रोड्यूस डिफरेंट वैरायटीज, इट इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. और जो हमारे इससे प्रोजेनी बनती है, दैट इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड्स. तो प्लांट सेल, दो प्लांट सेल हमने लिए डिजायरेबल क्वालिटीज वाले, उन दोनों को फ्यूज करवाया. सबसे पहले सेल वॉल डाइजेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिनेस. जो प्रोटोप्लास्ट होंगे उनको हम फ्यूज कराएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. सेल फ्यूजन होगा, देन न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, देन हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो सोमैटिक हाइब्रिड होगा विद द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. अगर इसके डिटेल टॉपिक्स आपने देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.